So yesterday our topic was what is nationalism. So anybody of you can tell about what is nationalism in a simple language? Belongingness. Belongingness दो चीजें थी, लॉयलिटी एंड बिलोंगिंगनेस। लॉयलिटी की तरह एक शब्द होता है रॉयलिटी, शाही भी होता है, रॉयल्टी होता है मूल्य। जैसे कोई किताब कोई लिखता है तो उस किताब को जो छाप के बेचता है वो उसको रॉयल्टी देता है। रॉयल्टी माने एक तरह का उसका कॉपीराइट का मूल्य होता है। ये मिलता जुलता शब्द है, इसका यहाँ से कोई संबंध नहीं है, इसलिए हमने इसका जिक्र किया। ऐसे बहुत सारे शब्द तुमको मिलेंगे जिनको कि तुम्हें वहाँ से लेना पड़ेगा। सो अपर क्लास और लोअर क्लास की बात हम लोगों ने किया था। इसमें एक शब्द आया था सर्फ, याद है? एक सर्फ होता है SURF, उसकी मीनिंग डिटर्जेंट पाउडर, माने डिटर्जेंट पाउडर। ये जितने भी धुलाई के पाउडर होते हैं दे आर डिटर्जेंट। डिटर्जेंट माने धुलाई करने वाले पाउडर। तुम्हारे यहाँ जो शब्द आया था वो था SERF। उसका क्या अर्थ था? मधुआ मजदूर या दास गुलाम, है ना। और यहाँ पे स्पेशली तुम्हारा था कि जो जमीन के गुलाम हैं, राइट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ था ये याद रखना है, क्या था? 1789। तो नंबर भी बड़ा अच्छा सा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 1 को छोड़ दो तो 7, 8, 9। ये मेमोराइज करने के कुछ तरीके होते हैं जिनको कि हमें, जैसे लॉयलिटी और रॉयलिटी, सर्फ और सर्फ, ये सब चीज़ों का फर्क जानेंगे हम तो इट विल बी मोर क्लियर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। और प्रयोग पर इनका अर्थ होता है, प्रयोग पर अर्थ होता है। जैसे आई एम गोइंग टू वॉश माई क्लोथ्स विथ सर्फ, तो नेचुरली यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द स्पेलिंग, आ जाएगा ना, SURF है। एंड ही इज ए सर्फ ऑफ लैंडलॉर्ड, क्लियर है ना। तो व्हेन यू हैव मीनिंग ऑफ ऑल द टू सिमिलर वर्ड्स देन यू कैन इजीली डिफरेंशिएट while using the any particular word in a sentence। किसी वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो तुम आसानी से उसको समझ लोगे, राइट। तो ये चीज़ें हमने पढ़ा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्रम में ये सारी चीज़ें हुई। द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ये भी हुआ था। न्यू हिम्स वेर कंपोज्ड, ओथ्स वेर टेकन एंड मार्टियर्स रिमेंबर्ड इन द नेम ऑफ नेशन। एक शब्द इसमें टेढ़ा ये आया था तुम्हारा, थोड़े नए से शब्द पर तुम लोग भी टोका करो। राइम्स होती है ना, ये उसी की बहन है, समझ लो। हिम्स माने गीत, कंपोज। और अगर कुछ भी ना मालूम हो कंपोज तो पता होगा। कंपोज क्या होता नहीं पता तुरंत बताया करो, नहीं पता है, बहुत अच्छी, मतलब इसलिए हम टोक रहे हैं। तुम पूछोगे नहीं तो हम बताएं कि तुम्हें पता है, अच्छी तरह सबको पता है, परिचय नहीं है। जैसे ये है कि ये हमारे बचपन के कोई दोस्त हैं 40 साल पुराने, हमें मिलते हैं तो हम लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाए, कोई बताया तुरंत अरे तुम, ऐसे होता है ना। कंपोजिंग होता है, ये आप लोगों को बेहतर पता होगा, म्यूजिक सर को आपके, गाने को कंपोज किया जाता है। कंपोज क्या कहेंगे? संगीत बदना, संगीतबद्ध करना। डेडिकेशन अलग है, वो तो समर्पण कर। इसको बांधना, बनाना। जैसे एक गाना है कि कोई भी गाना ले लो, नहीं कोई भी गीत ले लो, एक गीत होता है सिंपली लिखा होता है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, है एक गाना हो गया। अब इसको जब म्यूजिशियन उठाएगा तो इस पर आरोह अवरोह और संगीत भरेगा, उठाएगा गिराएगा, और कहाँ पे कौन सी म्यूजिक है, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ द म्यूजिक। बांधना, बनाना, उसको सजाना। संगीत को सजाने को कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है। और हिम्स भी राइम्स की तरह है कि
ऐसे गीत कंपोज किए गए, बनाए गए, ओथ्स, ओथ होती है शपथ, ली गई किसके लिए? मार्टियर्स, शहीदों को याद करने के लिए, इन द नेम ऑफ नेशन, उन शहीदों की याद में जो कि देश के नाम पर शहीद हो गए थे, उनके लिए किया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट कल हुआ था, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेंच डिस्करेज्ड, ठीक है। फ्रांसीसी भाषा को तवज्जो दी गई, बढ़ाया गया, और अन्य जो लोकल डायलेक्ट एक शब्द आया था, हमने बताया था, क्या है? लोकल बोली है। इसके लिए एक शब्द और होता है कलोकियल, वो भी होता है लोक भाषा। कलोकियल मान होता है क्षेत्रीय भाषा। डायलेक्ट का मतलब बोली होता है, बोली कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय कलोकियल हुआ कि जो ये एरिया है केवल यहाँ बोली जाती है, और डायलेक्ट वो बोली है जो यहाँ भी थोड़ी सी बोली जाती है, थोड़ी वहाँ भी बोली जाती है, थोड़ी वहाँ भी बोली जाती है, वो डायलेक्ट है। बोली, भाषा, बोली और लिपि, तीन चीजें होती हैं। स्क्रिप्ट, लिपि को हम कहते हैं स्क्रिप्ट, जो हम लिखते हैं। भाषा, जो हम शुद्ध रूप में बोलते हैं। और बोली वो है जो हम क्षेत्रीय स्तर पर बोलते हैं, किसी एक एरिया विशेष में बोलते हैं। भाषा जैसे अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है। बट अगर हम कहें कि अवधी एक बोली है, नट भाषा, अवधी एक बोली है, ब्रज एक बोली है। ये छोटा छोटा अंतर है, डायलेक्ट, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। और ठीक है, यूनिफॉर्म सिस्टम, वेट वगैरह का एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया। प्रशासन का एक फार्मूला बनाया गया, केंद्रीय। केंद्रीय प्रशासन तो पहले भी था, गांव का जमींदार प्रशासन चलाता था, लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद ये केंद्रीय फार्मूला बनाया गया। फ्रेंच जो है राष्ट्रीय भाषा हो गई, इमेजिनरी। और हमने ये भी बताया था कि फ्रेंच इंग्लैंड की भी भाषा थी, राजकाज की भाषा इंग्लैंड की। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया पर हुकूमत करने वाले इंग्लैंड की खुद की भाषा फ्रेंच थी, कामकाज की, शासकीय भाषा। और वहाँ के गांव गिराव में बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी थी। लेकिन शेक्सपियर के आंदोलन से वो अंग्रेजी भाषा न केवल इंग्लैंड की भाषा बनी, बल्कि पूरे विश्व की भाषा बनी। इमेजिनरी मीन्स, इसका एक अर्थ और भी ये समझ लो कि साहित्यकार, जो लिटरेचर होता है, जब हम कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण है, कहते हैं ना, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। समाज को देखना हो, जैसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम कैसे जानते हैं? कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो है नहीं, कुछ और कहानी में लिखा हुआ नहीं है। हम जानते कैसे हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जो महान योद्धा था। मतलब कुछ योद्धा ऐसे महान थे हमारे यहाँ, पृथ्वीराज चौहान, अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, राजनीतिज्ञों में चाणक्य, जिनके बारे में अगर बड़े होकर के जब पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि क्या क्या ये लोग थे, मतलब ऐसा क्या हो सकता है। महाराणा प्रताप की तलवार हमने देखी थी, वो हमारे कद से बड़ी थी। म्यूजियम में गए थे, हमारे से लंबी उनकी तलवार थी। उनका खड़ाऊँ रखा था, वो लग रहा था कि हमारे एक टांग के बराबर तो उनका खड़ाऊँ है, इतना बड़ा सा खड़ाऊँ था। मतलब पहन के जो पूरा पूजा करने जाते थे मंदिर के। मीन्स हमारी इतिहास में केवल डायनासोर नहीं हैं, केवल हिम मानव नहीं हैं, केवल ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो हमें परी कथाओं की तरह आकर्षित करती है या लुभाती है। हमारे इतिहास में कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयाँ भी हैं जो कि जिनको जानने के बाद हमें अपने आप में बड़ा गौरव होगा कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में ऐसे लोग हुए हैं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में सोने की चिड़िया बसेरा किया करती थी। सोने की चिड़िया के बारे में भी एक चैप्टर है, वो भी बताएंगे तुम्हें अलग से, ताकि तुम जानो कि इन मुहावरों के पीछे का सच क्या है। मुहावरे सिर्फ मुहावरे नहीं होते हैं, मुहावरे किसी सच्चाई से फिल्टर होकर निकलते हैं, वो किसी और जमाने का सच होता है। डूबते को तिनके का सहारा, तिनके के सहारे से कभी कभी डूबता। तिनका का मतलब कोई पतली सी डोर होती है जो उसको रोक लेती है, उससे वो रुकता है, फिर कोई बड़ा सा किनारा पकड़ करके वो बाहर आ जाता है। तो मुहावरों के पीछे भी अर्थ होता है, मतलब ये सांकेतिक होता है, लेकिन इनके मायने होते हैं। ठीक है,
ये फीमेल एलेगोरीज की बात थी। इसके बाद हम लोग को आज क्या पढ़ना था? क्या ये क्या है? नेपोलियन कोड की भी बात कल हो गई थी ना। ये रह गया था, हमारे ख्याल से शुरू हुआ था ना। यूरोप में नेशनलिज्म का निर्माण, अब ये हुआ फ्रेंच की बात अभी तक किया हम लोगों ने, फ्रांस के रिवॉल्यूशन की, उसके परिणामों की बात हुई, नेशनलिज्म क्या है। अभी लास्ट में हम आएंगे भारत में नेशनलिज्म, ठीक है। अभी हम बीच के सफर में हैं। पहला चरण वो हुआ, उसके बाद फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ, जो पहले के चित्र में देखा था कि एक लंबी सी भीड़ चल रही है, वो देशों का प्रतीक है। कि फ्रांस को देख करके लोगों ने कहा, अरे यहाँ पर ऐसा हो गया, यहाँ दास प्रथा से मुक्ति मिल गई, यहाँ कानून एक हो गया, यहाँ वजन के नियम सही हो गए, यहाँ सिक्के सही हो गए, बड़ी अच्छी बात है, क्यों ना हमारे यहाँ भी ऐसा हो। फिर लोगों में अच्छाई देख के अच्छाई आती है और बुराई देख करके बुराई आती है। तो ये एक इतिहास की अच्छाई थी जिसने पूरे यूरोप पर प्रभाव डाला और ये खबरें फैल गई। तो नेशनलिज्म का कई तरह से असर होता है। यूरोप में कैसे असर हुआ, अब इस फ्रांस से निकल करके राष्ट्रवाद की चेतना का पूरे यूरोप में कैसे असर हुआ, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जानना। क्योंकि हम पूरब और पश्चिम की जब बात करते हैं तो बेसिकली हम एशिया और यूरोप की बात करते हैं। तो पश्चिम में क्या हुआ, इसके बहुत बाद में हमारे यहाँ हुआ। जैसे हमने बताया कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, हमारे यहाँ 1857 में जो हमारे यहाँ क्रांति हुई थी, ठोस क्रांति। आंदोलन तो कई रहे, लेकिन ठोस क्रांति 1800 यानी काफ़ी समय बाद हुई, ठीक है। तो इसके लिबरल नेशनलिज्म, नेशनलिज्म भी लिबरल हो। लिबरल क्या होगा? उदारवादी, जो थोड़ा उदार, माने एक होगा कट्टर, एक होता है कि हम तुमको पढ़ाने के लिए एक मोटा सा सोटा रख करके बैठे और हाँ बताओ, नहीं बताया दो हैं। एक होता है कि रेडिकल्स या रिवोल्यूशनरी कट्टर, यू आर राइट, रेडिकल है या उसका एक और शब्द है ट्रेडिशनल लोग। जैसे क्रिश्चियनिटी में जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं, ईसाइयों में दो संप्रदाय होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अब इसमें कौन पहले है कौन बाद में, बताओ? पुराना कौन है? पोप में दोनों बिलीव करते हैं, पहले तो ये क्लियर हो लो। कैथोलिक क्यों और प्रोटेस्टेंट क्यों? दिस इज द राइट आंसर। प्रोटेस्टेंट उनका नाम ही है, प्रोटेस्ट माने होता है विरोध। ये जो मार्च निकलता है ना, तो इसको कहते हैं प्रोटेस्ट मार्च है। किसी भी चीज़ का जो नारा वारा लगाते चलते हैं लोग ना, कि ये हटाओ, ये हटाओ, ये कर हटाओ, तो दैट इज कॉल्ड प्रोटेस्ट, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट का अर्थ ये हमेशा दिमाग में क्लियर रखो कि ईसाइयों में दो संप्रदाय हैं, कैथोलिक सभी में हैं, उन दुनिया के हर धर्म में हैं, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें नहीं है। और इस पर एक अलग से तुम लोगों का सवाल आना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, एक धर्म में दो भाग क्यों, दो में शिया और सुन्नी क्यों, हिंदू में शैव और वैष्णव क्यों? हिंदू में जानते हो ना दो मत होते हैं, नहीं जानते हो तो बताओ, नहीं जानते हो बताओ, जानना चाहिए ना। इसलिए जानना चाहिए कि जब तुम पढ़ोगे कि मुस्लिम में शिया सुन्नी होते हैं, ईसाई में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट होते हैं, बौद्ध धर्म में कौन है? श्वेतांबर और दिगंबर, जैन धर्म में महायान और हीनयान। तो फिर हमारे धर्म में क्या एक ही है? नहीं, हिंदू धर्म में शैव और वैष्णव दो संप्रदाय हैं। शैव माने शिव जी का, मतलब शिव जी का, शिवपंथी, और वैष्णव। इसका उत्तर भारत में प्रभाव नहीं दिखता है, लेकिन दक्षिण भारत में हमें ठीक से अगर याद है तो साउथ इंडिया का आदमी टीका लगाए जरूर मिलेगा। नहीं तो कौन सा टीका लगता है? दो तरह के टीके होते हैं, एक ये होता है पीला टीका ऐसे, ये होते हैं वैष्णव, और एक होता है ऐसे 3 लाइन भभूत की, ये होते हैं शैव वाले।
माने 3 डंडी शिव जी, और ये गोला और उसके बीच में कुछ लाल त्रिशूल बनाते हैं, वो होते हैं विष्णु जी वाले। और बहुत पक्के होते हैं, चाहे वो IAS हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे भारत का विदेश मंत्री हो, चाहे P चिदम्बरम हो, लुंगी पहने। और इसीलिए वो लुंगी डांस वांस बड़ा वहाँ का चला ना, कि वो लुंगी जरूर पहनते हैं मद्रासी आदमी। वो मतलब उनकी प्रथा है, और वो अपनी प्रथाओं में बड़े ही कट्टर हैं। दक्षिण भारतीय लोग अपने को दक्षिण भारतीय इसीलिए कहते हैं कि वो भारतीय से अलग अपने को मानते हैं। तो कुछ चीज़ें उनके पास हैं, परंपराएं, प्रथाएं, वो हैं, हर जगह होती हैं। तो हम लोग लिबरल नेशनलिज्म की बात कर रहे थे कि लिबरल नेशनलिज्म कहाँ से आया। तो उदारवादी राष्ट्रवाद का उदारवादी रूप था, कट्टरवादी रूप नहीं था। कट्टरवादी रूप भी कहीं आता है, इसलिए शब्द यूज किया गया है। अगर ये किया गया तो इसका मतलब कहीं कोई कठोर रूप भी होगा, ठीक है। इसका एक पॉलिटिकल स्फीयर है। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर तुम पढ़ते होगे उसमें भूगोल में या उसमें मैथ में, तो गोले को कहते हो ना, गोलार्ध। तो यहाँ क्या है, स्फीयर का एक मतलब और होता है नजरिया, राजनीतिक। मतलब एक शब्द के स्थान के अनुसार कई अलग अलग अर्थ हो जाते हैं, भाव उसके अलग निकलते। यहाँ है कि राजनीतिक नजरिए से लिबरल नेशनलिज्म क्या था? वो था गवर्नमेंट बाय कंसेंट। व्हाट इज कंसेंट? व्हाट इज कंसेंट? देखो, ध्यान से देखो, दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा। अगर नहीं पता तो एक बार में तुरंत कोई बोला करे ताकि आगे बढ़े। कंसेंट बड़ा आसान शब्द है। हम तुम्हें मतलब कंसेंट माने होता सहमति है, तुम्हारी सहमति है इस काम में, तुम्हारी सहमति है, कंसेंट। और इसका ठीक उल्टा होता है डिसेंट। डी लगा दोगे तो डिसेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा असहमति। कंसेंट एंड डिसेंट बड़ा कॉमन वर्ड है, जानना चाहिए। है क्या? क्लियर नहीं, लेकिन मतलब सुना है डिसेंट मतलब आवाज अच्छी है, डिसेंट कर लिए, नहीं, वो डिसेंट है, DESCENT। ये है वो डिसेंट फैमिली। और ये है डी प्लस सेंट, इसमें सी गायब हो जाएगा। बिल्कुल शब्द का एक बारीक सा फर्क। वो डिसेंट फैमिली होती है, मतलब बहुत संभ्रांत परिवार। और ये डिसेंट है कंसेंट का अपोजिट, दैट इज सहमति और असहमति। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या है? ऑटोक्रेसी है माने निरंकुशता। ऑटो माने ऑटो, जानते हो ना, ऑटो टेम्पो। क्यों ऑटो कहते हैं? ऑटोमोबाइल। जो चीज ऑटोमोबाइल हो, अपने आप मोबाइल हो, ऑटोमोबाइल कंपनी बोलते हैं। जितनी कार की है, ट्रैक्टर की है, बाइक की है, दैट इज ऑटोमोबाइल। तो ऑटो माने खुद, क्रेसी कहते हैं, जैसे डेमोक्रेसी खुद का शासन, डेमोक्रेसी माने जनता का शासन, ऑटोक्रेसी माने जो राजा है उसकी क्रेसी, उसका शासन, ऑटोक्रेसी मनमानापन। तो एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, इस चीज को खत्म करना कि एक आदमी के ऑटो राज्य नहीं चलेगा। एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले कोई संविधान नहीं होता था, राजा का कहा हुआ कानून होता था, एक प्रकार का एक लिखा पढ़ा कानून बना, इससे समाज चलेगा। एबॉलिशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। संपत्ति के जो अधिकार हैं उनका समापन। एबॉलिशन माने समापन। इक्वलिटी बिफोर लॉ। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, नो वन इज ग्रेटर देन लॉ। जैसे हमारे इंडिया में भी लॉ के से बड़ा कोई नहीं है। लॉ कैन कॉल द प्राइम मिनिस्टर, अ कोर्ट कैन कॉल ए प्राइम मिनिस्टर एंड ही विल स्टैंड अप एंड रिप्लाई एंड ही कैन बी पनिश्ड। देखते हो कि कई उप मुख्यमंत्री, कई लोगों पर केस चलता है, उनको जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि कोर्ट कानून सर्वोपरि है, कानून के ऊपर कोई नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। एक ऐसी सरकार जो सबको रिप्रेजेंट करे, जिसमें सबका प्रतिनिधित्व हो, ऐसा ना हो कि कोई मनमानापन हो। अब आओ, ये तो हो गया पॉलिटिकल, राजनीतिक।
अब आया जो एक बहुत बड़ा केंद्र होता है किसी भी शासन में, होता है अर्थतंत्र। जैसे हमारा घर में बड़ा अच्छा है, सब कुछ है, शासन है बाबा का, सब लोग उनका कहना मानते हैं, सब कुछ है, लेकिन घर में पैसा भी तो होना चाहिए, नहीं तो कहाँ से खाना आएगा। तो फ्रीडम फॉर मार्केट, बाजार का खुलापन। पहले बाजार राजा के अधीन होती थी, वो जो चाहेगा जैसे चाहेगा वैसे बिकेगा। अब हर आदमी अपना उगाएगा और उगा करके जा करके बेच सकता है। रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, जो राजा के प्रतिबंध होते थे कि तुम उगाओगे हमारे लिए, काम करोगे हमारे खेत में, जब हम कहेंगे जिस रेट पे कहेंगे उस रेट पे बेचोगे, वो सारा खत्म कर दिया गया कि आप उगाइए और बेचिए। In 1834 a customs union Zollverein was formed. A customs union, कस्टम समझते हो? कस्टम विभाग सुना होगा। कस्टम ड्यूटी लगती है, बाहर से जब भी कोई चीज़ हमारे पास आती है तो उस चीज़ पर हमको एक शुल्क देना पड़ता है, और वो शुल्क बहुत ज़्यादा होता है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पढ़ाया गया होगा इकोनॉमिक्स में। जब कुछ चीज़ आती है इंपोर्ट होता है, जब कोई चीज़ जाती है तो एक्सपोर्ट होता है। चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, हमारे देश में बहुत कुछ आता है। इसकी एक ड्यूटी होती है, एक ड्यूटी माने होता है कर। ड्यूटी एक वो वाली ड्यूटी हुई ना, एक ड्यूटी कर्तव्य, ये हमारी ड्यूटी है कि हम ऐसा करें। यहाँ जब किसी टैक्स के साथ आएगी ड्यूटी, तो उस ड्यूटी का मतलब हो गया टैक्स, कर। तो कस्टम के लिए कानून लाया गया। पहले क्या था कि माल कुछ आता जाता था, बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है, तो उसके सब मनमाने कानून थे। उन सब कानूनों को खत्म करके एक जो है 1834 में एक कस्टम्स यूनियन बनाई गई, जोलवेरीन। ये जो भी हो, मतलब जैसे एक विभाग बनाया गया, एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था जोलवेरीन। ये फॉर्म की गई सबको यूनिफॉर्मिटी देने के लिए, कि ऐसा नहीं कि होता क्या था कि राजा का माल अगर विदेश जाएगा तो कोई टैक्स नहीं जमींदार का, और किसान का माल जाएगा तो उसको राजा को टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही किसान जब माल मंगवाएगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, राजा मंगवाएगा तो नहीं देना पड़ेगा। ये सब जो विषमताएं थी इनको ख़त्म करते हुए ये एक कस्टम यूनियन माने संघ, समूह, ग्रुप, एक ऑफिस कह लो, बनाया गया जो लॉ को रेगुलेट करेगा। द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स and reduce the number of currencies from over 30 to 2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस यूनियन ने, जो कस्टम यूनियन थी, क्या था, जोलवरीन, इसने क्या किया, एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। क्या खत्म कर दिया? टैरिफ के बैरियर्स। टैरिफ माने भी शुल्क होता है, प्रशुल्क, टैक्स। टैरिफ जैसे होटल में जाओगे तो तुम पूछोगे आपका टैरिफ क्या है। टैरिफ का मतलब होता है किराया, भाड़ा, मूल्य, क्या आपका दाम है। तो होटल में पढ़ोगे तो रूम टैरिफ लिखा रहेगा। टैरिफ का मतलब होता है शुल्क। बैरियर तो सबने देखा होगा, जब रास्ता रोकने के लिए कोई डंडा लगा दिया जाता है, टोल टैक्स जो होता है तो वहाँ एक डंडा लगा होता है, तो वो रोक होती है, रुको, टैक्स दो और उसके बाद बैरियर खुलेगा तो जाओ। तो ये भी एक बैरियर था, रोक वही कि टैरिफ का बैरियर था, पैसे का जो शुल्क का बैरियर था वो ख़त्म कर दिया गया। तभी तो आदमी खुल के व्यापार कर सकता है। किसान को कह दो कि गांव से निकलोगे लौकी लेकर के, तो पहले लौकी का 10% टैक्स दो। बेचारा तो अभी खेती में खाद लगा के, बीज लगा के, पानी लगा के मरा हुआ है, अब बेचने जा रहा है, कुछ पैसे मिलेगा, तब तक आपने कहा कि 10% पहले जमा करो, कहाँ से देगा वो। तो इस तरह की चीज़ें ख़त्म की गई। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज, उसमें भी अलग अलग करेंसी यूज होती थी, जिसमें जैसे अभी भी करेंसी दुनिया में है जिनके अलग अलग मूल्य हैं। जो करेंसी यानी जो रुपए चलते थे, जो मुद्रा चलती थी, वो 30 to 2 कर दी गई। 30 प्रकार की मुद्राएं चलती थी। और इस कस्टम यूनियन के आने से क्या हुआ कि केवल 2 प्रकार की कर दी गई। इससे लोगों को राहत मिली। अब तुम्हारे पास एक मुद्रा है तो तुमको दूसरी मुद्रा में टैक्स देना, तो वो ढूंढो, फिर उसका मूल्य दो, परेशानी थी ना। वो सारी चीज़ें खत्म की गई। ये हुआ तुम्हारा इकोनॉमिक।
इसको हम लोगों ने पढ़ा था क्या? इसमें अच्छा ये पिछली वाली आ रही है लाइन है। ये हमने बताया था कि नेपोलियन के डेथ के बाद, नेपोलियन जब तक रहा तब तक नेपोलियन का कोर्ट चला, नेपोलियन का लॉ चला, नेशनलिज्म बहुत प्रचंड वेग पर रहा, सारे देशों में फैलता रहा। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद यानी 1815 के बाद सब कुछ एकदम से बदलता है। इसका उदाहरण जब हम भारत में आएंगे तब भी चर्चा करेंगे कि भारत में भी किस तरह से चीज़ें बदली, कैसे उभरी, कैसे बदली और आज क्या है। ये हम कंटेम्पोररी जब इंडिया की बात करेंगे तो करेंगे। तो ये भी एक लंबा टॉपिक है, इसको हम लोग शुरू करेंगे बाद में। अभी टाइटल को केवल समझ लो, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। कंजर्वेटिज्म क्या है पहले यही समझना जरूरी है। हैं? हाँ, रूढ़ी है। कंजर्वेटिव का मतलब रूढ़िवादी होता है, लेकिन यहाँ क्या रूढ़िवादी होगा? अर्थ यही होता है। इसको कहते हैं कंजर्वेटिव सोच। जैसे कोई आदमी तुम्हारा बड़े पुराना ख्याल का तो उसको कहते हैं बड़ा कंजर्वेटिव माइंड का है, बड़ा पुरातनपंथी है, बड़ा रूढ़िवादी है। ठीक है, तो यहाँ ये बात क्यों आ रही है? कंजर्वेटिज्म न्यू कैसे हो सकता है? जो चीज़ रूढ़िवादी है, पुरानी है, हाउ कैन इट बिकम न्यू? देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल? दैट इज द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कंजर्वेटिज्म पहले ही था, पहले था, उसी के खिलाफ नेशनलिज्म की भावना जन्म ली। पहले लोग कंजर्वेटिज्म क्या था, किस तरह का था? रूढ़ियाँ ये कहती थी राजा है, राजा भगवान का रूप है और उसके चरण छूने में ही भलाई है। इस प्रथा ने सामंत व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, साहूकारी व्यवस्था या राजतंत्र को या मोनार्की को मजबूत किया। लोग राजा को भगवान का रूप मानते थे। धीरे धीरे जब पढ़े लिखे लोग आए और लोगों ने कहा नहीं, राजा नहीं तो तुम्हारा रक्षक नहीं भक्षक है, ये तो तुम्हारा खून पसीना चूस करके ये कर रहा है, इसलिए अपना कानून खुद बनाओ। तब नेशनलिज्म की भावना आई, रिवॉल्यूशन की भावना आई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और लुई 15 जो उस समय का किंग था उसके खिलाफ एक भीषण क्रांति हुई। नेपोलियन का शासन आया, नेपोलियन ने बहुत अच्छे अच्छे कानूनों का प्रवर्तन किया। नेपोलियन एक बेताज बादशाह था अपने ज़माने का, लेकिन समय के साथ नेपोलियन चला गया। जैसे गांधी जी जब तक थे तो गांधीयन विचारधारा एक अलग तरह से थी, लेकिन गांधी जी के जाने के बाद कोई गांधी का विरोधी भी था जिसने उनको शूट किया। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मानते थे कि उसने सही किया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी गांधी को मानते हैं, गांधी के आदर्शों को मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते हैं। जो कुछ भी जहाँ पॉजिटिव है, जैसे हमने धर्म के बारे में बताया कि धर्म की स्थापना करने वाला जो कहता है उसके फॉलोअर ठीक उसका उल्टा करते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध कहते थे कि कभी आप पूजा मत करो, हमारी आदमी की पूजा मत करो, और उन्हीं के लोग पूजा करने लगे, उन्हीं की मूर्ति बना के पूजते हैं लोग। अब महात्मा बुद्ध हमेशा कहते थे ऐसा मत करो, हम तो आदमी हैं और हमारे अंदर एक ईश्वर है, लेकिन हम सबके अंदर है। लेकिन बुद्ध को ही उन लोगों ने, कबीरदास कहते थे कि मत करो, कबीरदास के नाम पर तमाम मठ और वो बन गए। जितने भी धरती पे भगवान मतलब महान पुरुष हुए, उन्होंने महानता की बातें तो की, लेकिन अपने को भगवान कभी नहीं कहा, लेकिन लोगों ने उनको भगवान मान लिया। तो ये कंजर्वेटिज्म जो था वो दब गया था, ऑलमोस्ट समाप्त हो गया था, और एक नए नेशनलिस्ट राष्ट्रों का, नेशन स्टेट्स का उदय हो गया था, राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो गया था, जिसमें जो दो शब्द पहले हम लोगों ने कहे थे, कौन कौन से थे? लॉयल्टी और बिलोंगिंगनेस। यानी किसी भी एक देश में रहने वाले सब लोग जाति, धर्म, रंग, भेद भूल करके एक लॉयल्टी, एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी और एक दूसरे के प्रति बंधन के भाव से कि हम सब एक हैं, इस भावना से एक देश बनाया, कानून बनाया। लेकिन नेपोलियन के मृत्यु के बाद, चूंकि नेपोलियन भी काफी हद तक तानाशाह हो गया था, किसी भी व्यवस्था में तानाशाही कभी भी आत्मा का सुधार नहीं करती है।
केवल वो डर और भय से लोगों के अंदर सुधार आता है। तो नेपोलियन की मृत्यु के बाद ये सारी चीज़ें बदली। क्या क्या बदला, पूरा इतिहास ही एक तरह से बदलता है। इस पर हम लोग बात करेंगे दोबारा दूसरे लेक्चर में। अभी तुम लोग साइंस के लैब में जाओ।